अभी एक करंट किस्सा था कि हमारे कुछ यंग लॉयर्स थे, सिविल लाइंस में खाना खा रहे थे, वहाँ कुछ पुलिस वाले भी खा रहे थे और उनके साथ उन्होंने वो मिसबिहेव किया कि उसका कान तक काट दिया। सो बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आपने कभी किसी भी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन को फेस किया है? When I saw my father कि वो यहाँ आते थे, लॉयर से बात करते थे, I became desperate to। सर, अस वी नो कि आप इस जुडिशरी फील्ड में लास्ट 10+ ईयर से काम कर रहे हैं, तो आपने कभी ये चीज को फेस किया है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम थोड़ा स्लो है या सिर्फ एक मिथ है ये चीज? Manisha, if I say our judicial system is much stronger than other countries। आप यहाँ पर पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, अंदर रहकर काम कर रहे हैं, आपको सब अच्छी बातें भी पता है, बुरी बातें भी पता है। कि बहुत सारे स्टेट्स में या जगहों पे अभी तक वो बिल आया नहीं है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, लेकिन मैं स्वागत करता हूँ झारखंड जैसे स्टेट्स का। सुल्तान सर, व्हाई डिड यू चूज टू बिकम एन एडवोकेट एंड ब्रीफ अस अबाउट योर जर्नी? मनीषा, अगर मैं इस बारे में बात करूं तो माय जर्नी टू बिकम अ लॉयर इज नॉट एक्सीडेंटल। तो मैंने तभी सोच लिया स्कूलिंग में कि मैं कुछ भी बनूंगा, पहले लॉयर बनूं। एक चीज जरूर है, व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन है। वेलकम टू जुडिशियल एडवाइजर। आज हमारे साथ है एडवोकेट सुल्तान चौधरी, हु इज प्रैक्टिसिंग इन डिस्ट्रिक्ट हायर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। नमस्कार मनीषा जी, और बड़ा बड़ा आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आज अपने इस चैनल के पॉडकास्ट में बुलाया। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, पहले क्वेश्चन हम सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि आपने एडवोकेसी ही क्यों चुनी और आपकी जर्नी क्या है एडवोकेट बनने की, इतने सक्सेसफुल एडवोकेट बनने की? Manisha ji, it was not an accidental thing which was happened to make me a lawyer। यहाँ ये था कि मेरे फादर के सिविल लिटिगेशंस बड़ी सारी पेंडिंग थी और बचपन से ही मैं उनके साथ कोर्ट आया जाया करता था। तो व्हेन आई सॉ माय फादर कि वो यहाँ आते थे, लॉयर से बात करते थे, आई बिकेम डेस्परेट टू कि भाई लॉयर से जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट होता था तो आई वॉज ऑल्सो बिकेम डेस्परेट कि भाई मुझे भी लॉयर बनना है। एंड सिंस माई स्कूलिंग आई स्टार्टेड कि नहीं भाई, मेरा अगर एक एम है तो मैं भी फ्यूचर में चल के एक लॉयर बनूंगा। दैट्स व्हाई आई बिकेम अ लॉयर। दैट्स वेरी ग्रेट सर। तो सर, इतने सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए आपको किसी ने आपकी फैमिली से गाइड किया था या आपकी फैमिली में कोई पहले लॉयर्स रह चुके हैं और यू आर द फर्स्ट जनरेशन लॉयर? मनीषा जी, ये बड़ा थोड़ा सा स्ट्रेंज सवाल था, बट इसमें इशू ये था कि हमारे घर में लॉयर से रिलेटेड बैकग्राउंड तो नहीं था, बट लिटिगेशंस थी, तो वी वो फैमिलियर टू दी लॉयर्स। तो हमें जैसे डेस्परेशन था कि लॉयर बनना है। बट एनी हाउ इफ आई से बोथ माई एल्डर सिस्टर एंड मी बोथ आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। ओके, सो बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आपने कभी किसी भी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन को फेस किया है? बिकॉज हम हमेशा सुनते हैं कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं, उनको हमेशा कहीं ना कहीं वर्क हैरेसमेंट या फिर एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। मनीषा, आई विल नॉट से कि एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, बट देयर आर थिंग्स कि यंग लॉयर्स के साथ जो चीज़ें होनी चाहिए, हाँ कई बारी वो चीज़ें मुझे नहीं मिली टाइम। जैसे कि व्हेन अ यंग लॉयर स्टार्टेड, हर आदमी एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं होता। तो व्हेन अ यंग लॉयर जॉइन्स द कोर्ट तो उसे कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी चाहिए होती हैं। एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसको ये चाहिए होता है कि जिस ऑफिस को वो ज्वाइन कर रहा है उस ऑफिस में उसको ना जो चीज़ें लॉयर्स को सीखनी चाहिए उसकी इनिशियल स्टेज पे, वो उसे सीखने के लिए मिले। कई बारी कई ऑफिस में मैंने ये देखा है, और इवन मैं अपने लिए तो नहीं कहूँगा, मुझे तो बड़े अच्छे अच्छे सीनियर्स मिले, बट मैं ये ज़रूर मैंने देखा है कि भाई उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती और उनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं बट मिसयूज ज़रा थोड़ा हो जाता है। ना ही वो उतने कैपेबल हो पाते, ना ही वो काम सीख पाते, ना ही उन्हें फाइनेंशियली कोई असिस्टेंस मिली। सर, अस वी नो कि आप इस जुडिशरी फील्ड में लास्ट 10+ ईयर से काम कर रहे हैं, तो आपने कभी ये चीज़ को फेस किया है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम थोड़ा स्लो है या सिर्फ एक मिथ है ये चीज? मनीषा, इफ आई से आवर जुडिशियल सिस्टम इज मच स्ट्रोंगर देन अदर कंट्रीज, बट एनी हाउ देयर आर थिंग्स विच इज गोइंग स्लो इन जुडिशियल सिस्टम। लिटिगेशंस इतनी हैं, फ्रिवलेस भी है और तो भी है, बट हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं या हमारी जो पार्टीज होती हैं अगेंस्ट द पीपल आर फाइलिंग देयर केसेस और अ पीपल हु आर फाइलिंग देयर केसेस, वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को खुद से डिले करते हैं। कैसे कि आज एविडेंस होना है, पार्टी नहीं आई, द प्लेंटिव वाज नॉट अवेलेबल इन द कोर्ट। तो इन सब चीज़ों का, इन बिहेव्स की वजह से, या फिर कुछ वकील साहब अगर कहीं फंस गए हैं, नहीं आ पा रहे हैं कोर्ट, आज आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो पा रहा है फॉरवर्डेड, या फिर आज
एविडेंसेस नहीं हो पा रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा स्लो है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि वो स्लो है। स्लो का रीज़न भी लिटिगेंट्स खुद है, जुडिशियल सिस्टम नहीं है। ओके सर, अभी जैसे हमने देखा कि बहुत सारे केसेस के बाद हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक लाइव कोर्ट या ओपन कोर्ट शुरू हुई है, पर कुछ एडवोकेट्स हैं, ठीक है, बहुत सीनियर एडवोकेट्स भी हैं जो इस लाइव कोर्ट या ओपन कोर्ट को अपोज कर रहे हैं। सो एनी कमेंट ऑन इट? मनीषा, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट इंसिडेंट, बट मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें थोड़ा हाईलाइट ना हो या उनका ये मुद्दा ना बने तो ज़्यादा बेटर है। भाई रिसेंटली क्या होता है कि देखिए, वी आर ऑल एडवोकेट्स जो मनीषा जिसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, टिल देन ही प्रूव्ड इनोसेंट और एक्यूज और अ कल्प्रिट, तब तक डिफेंड करना हमारा काम है। अब वो बंदे ने क्या किया क्या नहीं किया, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रायल। लेकिन अगर ट्रायल से पहले वो मुद्दा बनता है, दैट्स नॉट अ फेयर थिंग। और जो सीनियर्स की चीज़ें हैं, मैं आई कैन नॉट मेक देम हाईलाइटेड थिंग्स, तो मैं सोचूंगा कि इसे इग्नोर करा। ओके, आपने बहुत स्मार्ट इस चीज़ का आंसर दे दिया है। चलो ठीक है, हम अगर बात करें एडवोकेट बिल की, तो जैसे एडवोकेट बिल लाने के कितने लोग मतलब इसके पॉजिटिव सेक्शन में बोलते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव सेक्शन में बोलते हैं। आप यहाँ पर पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, अंदर रहकर काम कर रहे हैं, आपको सब अच्छी बातें भी पता है, बुरी बातें भी पता है, तो एडवोकेट बिल लाने के फायदे बेसिकली एडवोकेट्स व्यू से क्या है? मनीषा, मुझे जो लगता है कि कोई भी लॉयर हमारा, आर लॉयर्स आर आर फैमिली, चाहे इंडिया में कोई भी लॉयर है वो हमारी फैमिली है। और मुझे नहीं लगता कि उनके फेवर में कोई बिल आए और उसका कोई अपोज करे। मुझे लगता है यूनिटी इज विद द बिल। लेकिन ये हमारा थोड़ा सा चीज़ें मैं थोड़ा सा दुखद है कि बहुत सारे स्टेट्स में या जगहों पे अभी तक वो बिल आया नहीं है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल। लेकिन मैं स्वागत करता हूँ झारखंड जैसे स्टेट्स का, जिन्होंने उस एक्ट को लागू किया। और इवन नॉट देन, मैं ये भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं यंग लॉयर्स के लिए भी एक स्टाइफेंड अलाउ कर दिया, विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल। और मैंने देखा है कि कई जगह तो केरला और कर्नाटका ऑनरेबल हाई कोर्ट से ऐसे कुछ ऑर्डर्स पास किए हैं जो ये कहते हैं कि अगर एडवोकेट्स के साथ कोई क्लाइंट और एनीबडी एल्स विल मिसबिहेव और हैव अ थिंग्स विच प्रूव टू फैटल टुवर्ड्स द लॉयर, तो उनको वो चीज़ें 10-10 साल की सज़ा तक का एक प्रोविज़न बनाया, पेनल्टीज लगाई। मैं उन सब चीज़ों का स्वागत करता हूँ और मैं एडवोकेट बिल के फेवर में हूँ। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करेगा हमारी फैमिलीज को। हम लिटिगेशन में आते हैं, 100 चीज़ें का क्रिमिनल लॉयर अगर होता है उसके 100 दुश्मन होते हैं। द होम दे आर डिफेंडिंग, अगर वो हार जाता है तो वो उनका दुश्मन हो जाता है, और द होम दे आर अगेंस्ट, तो अगर वो हारता है तो वो उनका दुश्मन है। कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें ये बिल चाहिए। और हमें यंग लॉयर्स के लिए भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें कि उनको एक मिनिमम वेजेस या स्टाइफन मिले, वो उसमें इंक्लूड होता है। तो वो हमें कहीं ना कहीं कोई लोग उसके अगेंस्ट नहीं होंगे, और आई एम ऑल्सो इन फेवर ऑफ दैट। ओके, सुल्तान सर, व्हाई डिड यू चूज टू बिकम एन एडवोकेट एंड ब्रीफ अस अबाउट योर जर्नी? मनीषा, अगर मैं इस बारे में बात करूं तो माई जर्नी टू बिकम अ लॉयर इज नॉट एक्सीडेंटल, इट वॉज डिजायर्ड। मेरे फादर की लिटिगेशंस थी, और सिंस माई स्कूलिंग मैं उनके साथ यहाँ आता जाता था कोर्ट्स में, लॉयर्स को देखता था, तो मुझे वो एस्पिरेशन एकदम से हुआ कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी अ डेस्परेट टू बिकम अ लॉयर। तो मैंने तभी सोच लिया स्कूलिंग में कि मैं कुछ भी बनूंगा, पहले लॉयर बनूं। उसके बाद जब मैंने लॉ के बारे में ऑप्ट किया तो मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि भाई मैं भी लॉ करना चाहता हूँ, और यहाँ से नहीं, मैं बाहर से करना चाहता हूँ। इट वॉज माई मिस्टेक, मैं कह भी सकता हूँ आज। तो मैंने LLB ऑप्ट किया लंदन से करने के लिए, और आई वेंट टू अ मिडलसेक्स एंड ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी इन 2011। मैं वहाँ LLB करने के लिए गया। मैंने वहाँ 1 साल करीब पढ़ाई भी की, 2010 सॉरी, मैंने 1 साल करीब वहाँ पढ़ाई भी की, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स मुझे वापस आना पड़ा। और मेरे फादर ने जॉइंट फैमिली की वजह से मुझसे कुछ चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप अगर हो सके तो इंडिया से लॉ करो, एंड अगर आगे प्रेफर करना होगा तो आप LLM के लिए चले जाना। तो मैं अपने फादर से कुछ ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, तो आई नेवर रिफ्यूज इन। मैंने ड्यू का एग्जाम दिया एंड आई गॉट अ बेटर रैंक, आई गॉट एडमिशन इन CLC
कैंपस लॉ सेंटर मॉर्निंग, तो मैंने फिर वहाँ से लॉ परस्यू किया और अपना लॉ कंप्लीट करके सीरियस प्रैक्टिस में 2014 में मैं आ गया। ओके सर, जैसे हमें बताइए कि आप 30,000 में प्रैक्टिस कर रहे हैं और 30,000 एक चीज को लेकर हमेशा हाईलाइट रहा है, वो है एडवोकेट और पुलिस के बीच होने वाले क्लैशेस, चाहे फिर वो गोलीकांड हो, चाहे थप्पड़ मार देना हो पुलिस को, एडवोकेट्स को, और ये सारी चीजें चलती रहती है। तो इन सब का मतलब हम बात करें तो पुलिस और एडवोकेट दोनों ही हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, पर इन दोनों के बीच में ही क्लैशेस क्यों होते रहते हैं? देखिए मनीषा, क्लैशेस तो मैं नहीं कहूँगा, और उसका अगर होते भी हैं तो उसका कुछ रीज़न है। द रीज़न बीइंग कि लॉयर्स का काम होता है कि अगर पुलिस ने कुछ इलीगल किया या इनोसेंट पर्सन्स को फंसा दिया, उसे बचाना। और पुलिस का काम होता है, मैं पुलिस को भी ये नहीं कहूँगा कि पुलिस हमेशा गलती करती है, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, बट जब वो गलती कर देते हैं, किसी इनोसेंट को फंसा देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लैशेज आते हैं। व्हेन वी प्रूव कि ही इज इनोसेंट, वो कहते हैं कि नहीं इनोसेंट नहीं है, तो क्लैशेज कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। रहा पर्सनल डिस्प्यूट का, तो लॉयर्स और पुलिस एक साथ मिलकर काम करते हैं। मुझे नहीं लगता उनमें कोई ऐसा पर्सनल डिस्प्यूट है। हाँ, बड़ी सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि कई बारी लॉयर्स के साथ भी मिसबिहेव पुलिस ने किया है। वो जो मिसबिहेव है उसके अगेंस्ट हम जरूर है। कोई लॉयर्स आर आवर फैमिली। अगर किसी यंग लॉयर हो या फिर कोई सीनियर मेंबर हो या इवन अ मेंबर वो प्रैक्टिसिंग भी ना हो, हमारी बार का मेंबर है तो इज अ लॉयर, अगर उसके साथ मिसबिहेव होता है तो उसके लिए तो हम क्लैशेस के जितने भी उनके साथ डिस्प्यूट हो पुलिस के साथ, हम तैयार। अगर वो मिसबिहेव करेंगे तो उनके साथ मिसबिहेव होगा, होना भी चाहिए। किसी लॉयर को नहीं, एक सिटीजन को भी पुलिस वालों का रूल है, इट्स देयर आर सेटल्ड जजमेंट्स कि आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते। बट होता क्या है जनरली, पुलिस ताकि किसी लॉयर से क्या, जनरल पब्लिक क्या, किसी को चांटा मार दिया, किसी को लात मार दी, किसी के खिलाफ गलत FIR कर दी, तो उन सब चीज़ों के अगेंस्ट हम जरूर है। और खासकर मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मैं 3-4 केसेस मैंने फेस करे अपने लॉयर्स के लिए। पुलिस ने उनके साथ बिहेव इल ट्रीट किया, हमने उनको ऐसा ही रिवर्ट जवाब दिया जैसा उन्होंने बिहेव किया। उसके बाद मैंने वो ह्यूमिलिएशन झेली और मैं झेलता रहूँगा अपने लॉयर्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये मेरी फैमिली है। पुलिस अगर मिसबिहेव करेगी तो उनको भी मिसबिहेव का जवाब मिसबिहेव से मिलेगा। और मनीषा, मैं अगर आपको एक और चीज़ बताऊं, वैसे तो इट मे बी इट लुक ऑकवर्ड बट इट्स इन माई एजेंडा। अगर कल मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन जो DBA का 2024 का है वो भी कंटेस्ट कर रहा हूँ। और जो हमारी अभी बात हुई, इट्स इन माई एजेंडा कि अगर मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट कंसर्न DCP या हायर ऑफिशियल से यही होगी कि सर प्लीज, वी आर नाउ द जॉइंट सेक्रेटरी और ऑफिस बियरर्स। आपके अगर किसी ऑफिशियल ने विदाउट एनी रीजन या इवन विद द रीजन हमारे लॉयर्स के साथ मिसबिहेव किया तो ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज लाइक ही हैज एक्टेड अकॉर्डिंग टू आवर लॉयर्स। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मैं ये साफ शब्दों में सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये एजेंडा मैं बाद में भी कर सकता था, लेकिन ये चीजें होती हैं। अभी एक करंट किस्सा था कि हमारे कुछ यंग लॉयर्स थे, सिविल लाइंस में खाना खा रहे थे, वहां कुछ पुलिस वाले भी खा रहे थे और उनके साथ उन्होंने वो मिसबिहेव किया कि उसका कान तक काट दिया। और जहां भी उन्होंने अप्रोच किया उन लड़कों की किसी ने हेल्प नहीं की। बट हमारा एक ग्रुप था, हमारा एक चीजें थी, हम उनके लिए खड़े हुए और हमने सेम जवाब जब उन पुलिस वालों को वैसा ही दिया ना, तो उन्होंने सॉरी भी मांगी और पैर भी पकड़े। तो मैं पुलिस से ये कहना चाहूँगा कि हम दोनों के अलग अलग होने से जुडिशियल सिस्टम शायद डिस्टर्ब होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें कम से कम कि किसी लॉयर को अननेसेसरी या इलीगली ट्रीट ना करें। अगर आप करेंगे तो मुझे जो लगता है पर्सनली, कोर्ट की कार्रवाई बाद में और टिट फॉर टैट पहले मेरे लिए, अपने लॉयर्स के लिए। वेरी गुड सर, जैसे अभी आपने बताया कि आप कंटेस्ट कर रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, एक बात हो गई एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करना है, पर इसके अलावा अगर आप जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं तो किन किन एरियाज या कौन से ऐसे कोर एरियाज होंगे जिस पर आप बिल्कुल फोकस करेंगे? हाँ, ये सवाल मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा मनीषा। इसमें जब से मैंने इलेक्शन डिक्लेयर किया और उससे भी पहले से जब मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस एरिया में 30 हज़ारी में, हुआ क्या था, आई मेड अ
more than 100 cases pro bono for my lawyer. मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता. More than 100 cases I made a pro bono for lawyers. अगर उनका पर्सनल केस है तो मैंने कभी उनको ये ट्रीट नहीं किया कि भाई मैं नहीं करूँगा या किसी और से करा लो. What I face, कई बार ऐसा मैंने फेस किया है पर्सनली भी, मैं अपने सीनियर का भी किसी का ऐसा कुछ कहूँगा नहीं लॉयर का, कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे लिटिगेशन में और हमारा कोई लॉयर बेचारा या तो फ्रेश है, यंग है, उसे प्रोसीडिंग्स का नहीं पता और ही इज़ नॉट कैपेबल टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, बीइंग अ पर्सनल केसेस में होता भी है, नर्वस रहता है आदमी. तो मैंने उनके लिए खड़े होने का एक स्टैंड लिया. मैंने जॉइंट के लिए जो कंटेस्ट में कर रहा हूँ उसमें भी मैं ये चाहूँगा कि भाई जितने मैक्सिमम लॉयर्स के लिए मैं प्रो बोनो कर सकूँ जिनको मेरी ज़रूरत है. आज मान लो मैंने 100 केसेस किए हैं, बट बीइंग अ जॉइंट सेक्रेटरी आई मे एक्सप्लोर इट टू 1000 और व्हाटसोएवर द नंबर इज, कि वो मुझे चाहेंगे कि भाई आप यहाँ खड़े हो जाओ तो मैं आधी रात भी उनके लिए खड़ा रहूँ. ये मेरा पहला एजेंडा हो. दूसरा एजेंडा मैंने आपको पुलिस के बारे में बता ही दिया कि पुलिस अगर मिसबिहेव करेगी तो मेरा एजेंडा यही रहेगा कि मिसबिहेव का जवाब कोर्ट प्रोसीडिंग्स बाद में, टिट फॉर टैट पहले. और मनीषा जी, जब मैंने ये कंटेस्ट किया और मैं लोगों के बीच गया इंटरेक्शंस के लिए, तो बड़ी सारी दिक्कतें जो हमारे लॉयर्स फेस करते हैं वो मेरे सामने आई. जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत जो मेरे सामने आई वो ये आई कि हमारे यहाँ एक सेंटर हॉल है जहाँ बड़े सारे हमारे सीनियर्स लॉयर्स की चेयर्स हैं और सिटिंग एरियाज है. वहाँ नॉइस पॉल्यूशन बहुत है. वो कोर्ट के जस्ट नीचे आता है तो वहाँ इतना नॉइस पॉल्यूशन है कि वो प्रॉपरली काम ही नहीं कर पाते. और इन माई व्यू ऑल्सो इट्स ऑट टू बी कवर्ड फ्रॉम द अपर साइड. उसे ऊपर से कवर्ड होना चाहिए और एयर कंडीशनर होना चाहिए. मैं ट्राई करूँगा. देखिए, मैं नेता नहीं हूँ. अगर मैं ये कह दूँ कि मैं जाते ही उसे कवर कर दूंगा, इट्स नॉट ऑल्सो पॉसिबल. बट मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा कि सबसे पहले वो एरिया कवर्ड हो और एयर कंडीशनर हो उनके लिए, सेंट्रल हॉल 30,000 के लिए. दूसरी जो प्रॉब्लम मेरे साथ मुझे जो लोगों ने इंटरेक्ट की वो ये आया कि हमारे बड़े सारे लॉयर्स हैं जिनके पास सिटिंग एरिया नहीं है और वो गेट पे खड़े होकर डील करते हैं लोगों से. और इट्स ऑल्सो ह्यूमिलेटिंग टू देमसेल्फ ऑल्सो. बट वो करे तो करे क्या. तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जितना मैक्सिमम एरिया हो इनको अलॉट हो. मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने हायर अथॉरिटीज से या जहाँ से भी वो काम हो पाएगा या मेरे हाथ में रहेगा तो मैं 110% करूँगा. और अगर नहीं भी रहेगा तो दोज पीपल्स हु आर हैविंग द पावर्स टू डू सो, मैं अपना 100% एफर्ट देके वो काम करा, उनको कहीं ना कहीं ओपन स्पेस मिले सिटिंग्स. दूसरा मनीषा, एक और चीज़ें आती हैं कि हमारे यहाँ सिटिंग एरियाज बड़ा कम है और लोग इतने परेशान हैं वहाँ पे कि वहाँ कंजेस्टेड टाइप दिखता है. अगर हमारे सिटिंग एरियाज देखेंगे बड़ा सारा कंजेस्टेड टाइप, लोग परेशान है कि वहाँ इतनी कंजेशन की वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते. तो मैं ये भी ट्राई करूँगा कि वहाँ से कुछ एक्सटेंडेड एरियाज बनाए जाएं जिनमें कि एक्स्ट्रा सीटें हों और लोगों को बाइफरकेट करें. दूसरा मैं ये कोशिश करूँगा कि जितना भी यंग लॉयर्स हैं हमारे, वो मेहनत तो करते हैं बट उनको इन रिटर्न कुछ मनीषा नहीं मिलता. वो बड़ा दुखद है. बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी अच्छे लॉयर्स भी हैं और मोस्टली 30,000 तो इन अच्छे लॉयर्स से भरी हुई हैं जो अपने जूनियर्स को हर तरीके की फैसिलिटी विद स्टाइफन अवेलेबल कराते हैं. बट कुछ यंग जनरेशन होती है कि जो परेशान होती है. मैं चाहूँगा कि हमारी बार में बीसीटी के थ्रू या बीसीटी के बिहाफ पे कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आए कि बीसीटी जैसे कुछ हायर कोर्ट्स ने या कुछ स्टेट्स ने किया है कि उनको मिनिमम वेजेस 5,000 रुपये कंपलसरी होना चाहिए, ऐसा हमारी कोर्ट में. सर, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो 30,000 की रेपुटेशन बैक टू लाइक 30-40 साल पहले थी, आज वो ना हमें दिखती नहीं है या उस हिसाब से 30,000 की रेपुटेशन मेंटेन नहीं हुई है. तो इसके पीछे आप मैं मनीषा इसके साथ आपसे सहमत हूँ. जब मैं यहाँ आया था, नया लॉयर बना था, तो मैंने भी एक किस्सा सुना था कि जब दिल्ली बार एसोसिएशन पर्टिकुलरली एक ऐसी एसोसिएशन थी कि जब भी ये यहाँ एसोसिएशन फॉर्म होती थी नहीं तो उनको चीफ जस्टिस भी हाई टी पे बुलाते थे या बड़े बड़े ऑफिशियल्स उनसे मिलने आते थे कि भाई ये DBA के एग्जीक्यूटिव्स. बट सिंस लास्ट मैनी 2-3 डिकेड्स मैंने भी ये सुना और थोड़ा सा फील किया है इस डिकेड में, पूरे अपने 10 साल की प्रैक्टिस में, कि कहीं ना कहीं कुछ मेंबर्स हमारे नॉन प्रैक्टिसिंग होते हैं और वो उनका एम ही यहाँ बार में आने का ये होता है कि वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग
या लाइनिंग, इन सब चीज़ों में चले जाते हैं. दे आर नॉट कैपेबल टू रिप्रेजेंट आर वार इवन. अगर मैं कहीं किसी से ये कहूँ कि कैन यू रिप्रेजेंट आर वार और एनी ऑफ आर मेंबर इन एपेक्स कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं कर पाते. वो बड़ा एक दुखद है. मेरा मानना है कि बार आपकी रिप्रेजेंटेटिव करती है तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेबल. अगर कल मुझे ज़रूरत है कि भाई सुप्रीम कोर्ट मेरा केस है और मैं अपने किसी बार एग्जीक्यूटिव से ये कहूँ कि सर आपको मुझे सुप्रीम कोर्ट रिप्रेजेंट करना है, एंड सडनली ही सेज कि नो 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 आई कैन नॉट, यू विल अप्रोच दैट सीनियर, आई विल कॉल हिम और आप उनसे मिल लो. व्हाई सो? द इशू ओनली इशू इज यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर बार, यू शुड बी रिप्रेजेंटेबल टू अस. अगर हमारा केस है तो आप रिप्रेजेंट करो. जब यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और वो रियल प्रैक्टिशनर होंगे, नॉलेजेबल होंगे, दे आर कैपेबल टू रिप्रेजेंट यू इन एनी कोर्ट, तो बाहर की इज्जत वापस लौटने लगेगी वहीं ना वहीं, क्योंकि वहां वकील ही होंगे. फिर वो दे आर नॉट अ लाइनर और अ प्रॉपर्टी डीलर. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बाकी कंटेस्टेंट है, या मतलब आपने अपने कुछ सालों की प्रैक्टिसिंग में फेस किया है कि जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो एक या तो सीरियस प्रैक्टिस नहीं करते, या सिर्फ उनका मेन मुद्दा ही या फिर मेन एजेंडा ही यही रहता है कि वो आए, कंटेस्ट करें और एक बार के मेंबर बन जाए. मैं देखिए सबके लिए तो नहीं कहूँगा, बट हाँ कुछ लोगों का सिमिलर, दे आर हैविंग दैट मच एजेंडाज कि भाई उनका एजेंडा ये है कि मैं जीत जाऊँ और देन आई विल हैव अ मॉनेटरी बेनिफिट्स और आई विल हैव अ प्रॉपर्टी डीलिंग्स और अ वे टू मेक अ लाइजनिंग थिंग्स टू मेक सेटल और अ कॉम्प्रोमाइज, नॉट अ लिटिगेशन. बट अगर लोगों का ये नज़रिया रहा तो आप इस बार को और भी ज़्यादा डूबते हुए देखेंगे आगे. प्रैक्टिशनर होना चाहिए. रहा मैं कहूँ अगर किसी से कॉम्पिटिटर या किसी और चीज़ों की बात है तो ऐसा कुछ नहीं है. मैं किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता और मैं पर्सनल कमेंट कर भी नहीं रहा हूँ. द ओनली इशू इज दैट बार एग्जीक्यूटिव शुड बी रिप्रेजेंटेबल और अ प्रैक्टिसिंग लॉयर्स must be there to represent the bar properly in any court. सर एज वी नो कि आप फुल टाइम प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, यदि आप बार के एसोसिएशन में आते हैं तो हाउ यू विल गोना मैनेज दिस थिंग? मनीषा, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस अगर मैं अपने एरिया में कर रहा हूँ, इट डजंट मीन आई एम नॉट एक्सेसिबल टू माई फैमिली और माई लॉयर्स और माई कोलीग्स. मेरी फैमिली को आधी रात भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ खड़ा रहूँगा. प्रैक्टिसिंग एरिया का मतलब ये नहीं होता कि यू आर अ रिप्रेजेंटेबल बट यू आर नॉट अवेलेबल. तो फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो बात वही है. उससे अच्छे तो लाइसेंस है, ठीक है. तो अगर मैं प्रैक्टिसिंग रहूँगा तो मैं अवेलेबल भी रहूँ. एक्सेस मेरा वो ईजी होगा कि मुझे कोई भी लॉयर, इवन अ जनरल पब्लिक, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, मैं उसके साथ भी खड़ा हूँ. वो मुझे आधी रात फ़ोन कर ले, आप कहो तो मनीषा मैं अपना नंबर अभी दे देता हूँ. बिल्कुल सर. जैसे हमने ना बहुत बार देखा है कि जनरल पब्लिक की या कोई एडवोकेट की गिरफ्तारी हो जाती है, तो इसको क्या ये लीगल है या फिर इसके कुछ और भी वेज हैं इसको इम्प्रूव करने के? मनीषा, गिरफ्तारियां अगर किसी की, देखो अगर किसी के अगेंस्ट कोई केस है, इफ पीपल आर हैविंग अ एफआईआर लॉज अगेंस्ट देम इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो उनकी गिरफ्तारी तय है. उसे तो ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हो. उसी के लिए हम सब चीज़ें हैं, कानून बने हुए हैं और कानून से बाहर ना मैं जा सकता हूँ ना आप. हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, कि कई चीज़ें मनीषा ऐसी हुई हैं कि एफआईआर्स तो होती हैं बेलेबल सेक्शन में, लेकिन जनरल पब्लिक को या ऐसा हमारा यंग लॉयर जिसको नहीं पता है कि इसमें अरेस्टिंग होनी है नहीं होनी है, उनको जो पुलिस परेशान कर दिया, इलीगली डिटेन कर लेती हैं, उनके मैं ज़रूर सख्त खिलाफ हूँ. और ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में मैंने खुद पर्सनली अपने क्लाइंट्स की फेस किए, जहाँ एफआईआर हो रही है. एक छोटा सा सेक्शन अगर मैं आपको बताऊँ, 323 323 इज अ बेलेबल ऑफेंस. एंड बेलेबल ऑफेंस मीन्स कि भाई अगर 323 में आपकी एफआईआर है तो आपको वो अरेस्ट नहीं करेगा, आपको जमानत वो थाने से ही दे दे. लेकिन बेसिकली होता क्या है, पुलिस कई जगह सारी अच्छी है तो कुछ बुरी भी होती है. अच्छा, जैसे मनीषा मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, जैसे अगर एक सेक्शन है 323, मान लीजिए वो 323 बेलेबल ऑफेंस है. किसी को आपने धक्का मारा तो भी आपके ऊपर 323 लग गई, किसी को थप्पड़ मार दिया 323 लग गई. तो उसमें भी पुलिस कई बार ऐसा कर दिया कि सामने से अगर ऐसा बंदा आ जाए, इज नॉट हैविंग अ नॉलेज टू दैट सेक्शन और प्रोविजंस व्हाट इज गोइंग ऑन, बट एफआईआर है मेरे अगेंस्ट, उसको डरा के 4 घंटे 10 घंटे बिठा लिया, इलीगल डिटेंशन कर दिया, दैट्स रॉन्ग. और मैं अगर इस बार में आया तो मैं
ये कोशिश करूंगा कि जो भी हमारा कंसर्न ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स होंगे उनको ये कहूँ कि भाई ऐसे कम से कम काम ना करो जिनको बेसलेस हमें कोर्ट लाना पड़े। जनरल पब्लिक नहीं, हमारे एडवोकेट नहीं, कोई भी ऐसे कामों से डिस्टर्ब ना हो। अगर वो बेलेबल है उसको इजीली बेल दे, तो उसको समझाओ उल्टा, अगर उसके पास कोई लॉयर नहीं है तो कि भाई ये बेलेबल है और आपको बेल लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये जमानत भरो और चले जाओ। लेकिन उनको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, बिठाया जाता है। क्यों? भाई obviously there are other reasons to why the illegal acts were done by the police officials. क्यों? उसका भी रीजन है। क्यों? भाई जितने अच्छे पुलिस वाले हैं उतने करप्ट भी है। वो क्या करते हैं कि सामने वाले को उसके सेक्शंस के और प्रोविजंस की नॉलेज नहीं है, उसका फायदा उठाते हुए 10-20 हज़ार अपनी पॉकेट में रखा, उसको हरेश किया और डरा के जब मर्जी बुला लिया और 2-4 हज़ार के लिए। वो शायद अब नहीं चलेगा। इफ आई बीन सेलेक्टेड एज ए जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ दिस बार, तो मैं वो चीज कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। कंसर्न ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई चीज ना हो जिसमें मजाक बने कोर्ट में खड़े होकर पुलिस ऑफिसर्स का या आईन। और अगर ये चीजें कई बारी पुलिस की ये बिहेव रहता है लॉयर्स के साथ भी, यंग लॉयर्स रहते हैं या नए जिनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं है अभी, भाई 324 लगा दिया। एक और सेक्शन है 324, वो पहले नॉन अवेलेबल था, आज वो अवेलेबल। उनको नहीं पता है, यंग लॉयर्स हैं, उनको अगर किसी उसमें फॉल्स एफआईआर में 324 लगा दिया या कुछ ऐसा सेक्शन लग गया, 354 लग गया या फॉल्स एफआईआर हो गई, 324 है, थोड़ा ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, थोड़ी ज़्यादा कोई चोट लग गई हो थप्पड़ मारने से ज़्यादा या कोई गहरी चोट। 354 है, वो वुमेंस के लिए होता है कि भाई किसी वुमेन से मिसबिहेव कर दिया, और फॉल्स एफआईआर में उनको अरेस्ट कर लिया, तो वो चीज़ें शायद नहीं चलेंगी। वो करप्शन का एक मुद्दा है जिसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, बट मुझे ये लगता है कि भाई वो सब चीज़ें कोर्ट नहीं आनी चाहिए जो चीज़ें थाने में ही रिजॉल्व हो सकती है या उन्हें इन्फॉर्म करा जा सकता है। सर ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जुडिशरी सिस्टम की बात करें तो इतने सारे केसेस है कि हर चीज़ यहाँ पर कोर्ट में आ गई तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है ना वो छूट जाते हैं। और ये चीज़ हम बहुत आराम से देख सकते हैं कि मतलब एज आई कैन सी और वी कैन सी कि एजेंडा बहुत क्लियर है। इफ़ यू विल बी द जॉइंट सेक्रेटरी, तो हम लोग शायद बार की जो पुरानी रिप्रेजेंटेशन या फिर जो इसकी एक इज्जत थी वो वापस लौट के आ सकती है। लॉयर्स को एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकता है, और हम लोग दोबारा से बहुत ही भरोसा कर सकते हैं अपने जुडिशियल सिस्टम पर। मनीषा, मैं फ्यूचर असेस तो नहीं करूँगा, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि हमारी बार रिप्रेजेंटेबल हो, लॉयर्स के लिए खड़ी रहे, उनकी दिक्कत कुछ भी हो, एनीथिंग विद रिलेटेड टू पुलिस और अ कोड और अ केस, हम वहाँ खड़े रहे और अपना बेस्ट एफर्ट देके प्रो बोनो उसको रिजॉल्व। मैं ये कोशिश जरूर करूँगा। रहा बार की रिस्पेक्ट का, तो मैं फ्यूचर असेस नहीं करना चाहता, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि वो चीज़ें जो आपको फील हुई हैं कि इस बार की डेटोरेशन हुआ है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, बट अगर हुआ भी है तो मैं ट्राई करूँगा कि भाई वो चीज़ें वापस रिन्यू होके वापस बार। So we are wishing you the very best on Thank you so much, Manisha. upcoming votes or the election, and we would like to see you as a joint secretary of this association. थैंक यू फॉर योर काइंड विशेज मनीषा, और मैं भी ये ट्राई करूँगा कि आपकी और मेरी मुलाकात अब जॉइंट सेक्रेटरी बनने के बाद हो। That's for the day. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करें जुडिशियल एडवाइजर को।